हरियाणा में प्रदूषण का प्रकोप जारी है और हरियाणा की हवा फिर से खराब हो गई है। मानेसर में AQI 320 पहुंच गया। सोनीपत में और बहादुरगढ़ में प्रदूषण काफी गंभीर स्थिति में है। गुरुग्राम में 300 के पार है AQI और कई शहरों में बहुत खराब श्रेणी में है। लोगों को घर से बाहर कम निकलने की ही सलाह दी जा रही है। अलग अलग इलाकों में कितना AQI होगा वो तो हम आपको बताएंगे। फिलहाल हम आपको ये बताते हैं कि दमघोटू हवा का कहर किस तरह लोगों को परेशान कर रहा है। सांस लेने में समस्या हो रही है, गले में खराश हो रही है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हो रही है। न सिर्फ इतना, आंखों में जलन हो रही है, कंजक्टिवाइटिस जैसी प्रॉब्लम्स लोगों को फेस करनी पड़ रही है। मौसमी बीमारी नहीं है, बावजूद उसके उनको ऐसा एहसास हो रहा है, ऐसा फील हो रहा है कि वो बीमार है। तो कई ऐसी समस्याएं हैं जो लोगों को फेस करनी पड़ रही है। दमघोटू हवा का कहर लगातार जारी है और जब 300 को क्रॉस कर जाता है एयर क्वालिटी इंडेक्स, तो वो बहुत ही गंभीर श्रेणी में आता है। जो पैरामीटर होता है एयर क्वालिटी इंडेक्स का, वो ये बताता है कि 0 से लेके 50 के बीच में है तो हवा अच्छी है, 50 से 100 के बीच में जा रही है तो स्टिल वो सांस लेने लायक हवा है, और 100 को जब क्रॉस कर रही है और 200 के बीच में है तो वो सेंसिटिव ग्रुप्स के लिए बहुत खतरनाक हवा है। एक हेल्दी बॉडी पर उतना उसका असर नहीं पड़ता है, लेकिन सेंसिटिव ग्रुप्स जिसमें बुजुर्ग आते हैं, बच्चे आते हैं, जिसमें वो मरीज आते हैं जिनको रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स होती है, उनके लिए बहुत खतरनाक है। और 200 को क्रॉस कर जाता है तो खराब श्रेणी, और 300 को क्रॉस कर जाता है तो बहुत ही खराब, मतलब एकदम पुअर क्वालिटी इसे माना जाता है। वही देखिए कहां कहां पे कितना एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो भी जरा हम आपको दिखाते हैं। ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं कि आपके इलाके में आखिर कितना एयर क्वालिटी इंडेक्स है और क्या हवा की गुणवत्ता है। तो ये देख लीजिए आप, अगर आप मानेसर में रहते हैं तो वहां के आज की एयर क्वालिटी बताई जा रही है 320 यानी कि 320। सोनीपत में अगर आप रहते हैं तो 319 वहां की एयर क्वालिटी बताई जा रही है। बहादुरगढ़ में 314 बताई जा रही है, यहाँ 300 के पार है एयर क्वालिटी इंडेक्स हर जगह। गुरुग्राम में 304 बताई जा रही है। गुरुग्राम में आना जाना बहुत ज़्यादा होता है लोगों का, इस वजह से आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। फिर भिवानी तक आते आते देखिए 262 यहाँ पर एयर क्वालिटी इंडेक्स बताया जा रहा है। ये भिवानी का एयर क्वालिटी इंडेक्स है। ये कुछ इलाके हैं जहाँ पर 300 को क्रॉस कर गया है, उसके बाद जहाँ 200 को क्रॉस किया है वो भी हम आपको बताते हैं। अगर आप यमुनानगर में रहते हैं तो यमुनानगर में 256 एयर क्वालिटी इंडेक्स आज है। चरखी दादरी में अगर आप रहते हैं, यहाँ की हवा की क्वालिटी भी बहुत खराब है, 220 रिकॉर्ड हुआ है। करनाल में अगर आप रहते हैं तो 237 वहाँ का एयर क्वालिटी इंडेक्स बताया जा रहा है। फरीदाबाद में 230 है, जींद में 229 है। इन जगहों पर अगर आप रहते हैं तो वहाँ आज हवा की क्वालिटी क्या है वो ग्राफिक्स के जरिए आप जरा देख लीजिए कि क्या वहाँ की वायु गुणवत्ता आज की बताई जा रही है। बल्लभगढ़ का दिखा देते हैं आपको। बल्लभगढ़ में अगर आप रह रहे हैं तो बल्लभगढ़ में देखिए 209 एयर क्वालिटी इंडेक्स है। फिर 209 एयर क्वालिटी इंडेक्स अगर है, यानी कि 200 को अगर वो क्रॉस कर गया है तो इट कम्स इन अ खराब श्रेणी कि वो बहुत खराब हवा है। पानीपत में 197 एयर क्वालिटी इंडेक्स रिकॉर्ड किया गया है। 197 एयर क्वालिटी इंडेक्स अगर होता है तो हेल्दी बॉडी पर बहुत ज़्यादा उसका असर नहीं नज़र आता है, लेकिन जो सेंसिटिव ग्रुप्स होते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा उसे खतरनाक माना जाता है। फतेहाबाद में 166 रिकॉर्ड हुआ है, कैथल में 124 रिकॉर्ड हुआ, अंबाला में 120 रिकॉर्ड हुआ है। तो अलग अलग एरियाज में कितना एयर क्वालिटी इंडेक्स है आपकी स्क्रीन पर फ्लैश कर रहे हैं हम। आप जहां रहते हैं वहां के हालात जरा देख लीजिए, समझ जाइए कि आपको कितना ध्यान रखने की जरूरत है। हमारे दो सहयोगी हमारे साथ लाइव कनेक्ट हो रहे हैं। कुलवंत हमारे साथ लाइव कनेक्ट हो रहे हैं और अजय मेहता हमारे साथ लाइव कनेक्ट हो रहे हैं। कुलवंत, आपकी जहां पर मौजूदगी है, आज क्या वहां की एयर क्वालिटी बताई जा रही है? क्या प्रशासन की सजगता वहां पर कुछ नजर आती है? गंभीरता से इस विषय को लिया जाता है कि प्रदूषण है और इस पर ध्यान देने की जरूरत है? जी बिल्कुल, देखिए इस वक्त मैं एक पार्क में खड़ा हूँ और ये पार्क ऐसा एक कस्बे का पार्क है जहाँ पर इस वक्त मैं खड़ा हूँ। और हवा की, मैं अगर हवा गुणवत्ता की बात की जाए तो यहाँ पर आज 250 जो आंकड़ा है वो पार कर चुका है और लगातार ये आंकड़ा पहले की अपेक्षा बढ़ रहा है। हालांकि पिछले जो
पिछले 4 से 6 दिन थे उनमें जो हवा की गुणवत्ता थी वो काफी कम मात्रा में दर्ज की गई थी, क्योंकि जिस तरह से यहाँ पर धुंध पड़ना शुरू हो गई थी, कोहरा पड़ना शुरू हो गया था, उसको लेकर कहीं ना कहीं जो थी हवा की गुणवत्ता में कमी दिखाई दी थी। लेकिन पिछले 2 दिनों से एक बार फिर जो हवा की गुणवत्ता वो बढ़ने लगी। हालांकि प्रशासन की तरफ से पीछे जो जिस तरह से काम किया गया था उसके बावजूद कुछ समय बाद फिर एक बार प्रशासन ने इसकी तरफ ध्यान देना बंद कर दिया। लेकिन उसके बाद फिर मीडिया में फिर खबरें चलनी शुरू हुई, उसके बाद प्रशासन ने फिर जागना शुरू कर दिया और जो सड़क के आसपास जो मिट्टी होती है उसको लेकर कहीं ना कहीं है जो उस पर छिड़काव भी करना शुरू कर दिया था। हालांकि इस वक्त जो देख सकते हैं कि यहाँ पर एक जो पार्क है यहाँ पर इस वक्त कोई भी आपको दिखाई नहीं देगा, क्योंकि जिस तरह से जो दिसंबर माह का आगाज हो चुका है उसके चलते कहीं ना कहीं है जो यमुनानगर में भी सर्दी बढ़नी शुरू हो गई है। सबसे बड़ा कारण यमुनानगर में यही है कि जब यमुनानगर सर्दी का मौसम शुरू होता है तो यहाँ पर जिस तरह से हिमालय की जो पहाड़ियां होती हैं, जो शिवालिक पहाड़ियां या फिर यमुना नदी है या फिर अन्य कई नदियां हैं आसपास यमुनानगर के, उसको लेकर जो है ठंड बढ़नी शुरू हो जाती है। दूसरे जो जिलों की नगर के जो जिले में है सबसे ज्यादा ठंड महसूस की जाती है। लेकिन यहाँ पर मैं बात करूंगा, यहाँ पर एक मेरे साथ योगा टीचर भी आए हैं, उनसे कहता हूँ कि जिस तरह से जो हर सुबह वो योग करवाते हैं उसके जो लोग यहाँ पर क्यों नहीं आते, इसके पीछे क्या कारण है और वायु प्रदूषण में कितनी ज्यादा दिक्कत आती है उसको लेकर भी। सर आप योगा टीचर हो, एक बार बताएंगे कि लोग क्यों आना यहाँ पसंद नहीं करते? नमस्कार सर, मेरा नाम दीपक उडोला है और मैं हरिपुर काम्बोज में योग शिक्षक हूँ। यहाँ पर सर हमारे पहले यहाँ पर बहुत अच्छी क्लासेस चल रही थी, पिछले दिनों से काफी यहाँ पर 20-25-30 की संख्या अक्सर गाँव वाले लोग आते रहते थे और उनको स्वास्थ्य का लाभ भी मिल रहा था। बट पिछले कुछ हफ्ते के बीच में वेरिएशन अगर देखी जाए तो पोल्यूशन का स्तर थोड़ा सा बढ़ गया था और ठंड का एकदम बढ़ जाना, धुंध का ज्यादा हो जाना, जिसके कारण लोगों ने घर से बाहर निकलना भी बंद कर दिया था। बट अभी 1-2 दिन से अगर देखा जाए तो थोड़ा सा पोल्यूशन कम लग रहा है और मौसम ठीक सा मतलब कि खुल रहा है। बट फिर भी लोगों ने घर से अभी अवॉइड किया हुआ बाहर निकलने के लिए। और इसमें तो क्या मानते हो कि जिस तरह से जो जैसे जैसे ठंड बढ़ रही है, जैसे दिसंबर का महीना शुरू हो चुका है, जनवरी में भी ठंड रहेगी, दिसंबर में भी ठंड है, इसका कारण क्या मानते हो कि किस तरह से जो है अब बच्चों को बचना चाहिए, जो बुजुर्ग लोग हैं उनको बचना चाहिए? बिल्कुल, देखिए हमारे जो भारत में ये ऋतु तो चलती ही रहेंगी, इसको तो हम रोक नहीं सकते हैं। अब नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, ये 4 महीने अगर हम देखा जाए तो भरपूर मात्रा में ठंड रहती है। अब इससे डरकर घर पर रहना तो उचित नहीं माना जा सकता। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि हमारे अक्सर से ही ठंड जो आती है हमारे शरीर पर चढ़ती है। अब आप मेरे को देख रहे हैं, मैं अपने कार्यस्थल पर खड़ा हूँ, मैं अपनी डेली ड्यूटी पर आ रहा हूँ और यहाँ पर भी मैं फुल कवर होकर आ रहा हूँ। यहाँ से मेरे 12 से 15 किलोमीटर दूर मेरा घर पड़ता है, बट फिर भी मैं जब यहाँ पर आ रहा हूँ तो मुझे कवर होकर आ रहा हूँ, मुझे ठंड का इतना महसूस नहीं हो रहा है। तो मेरा सभी से निवेदन ये है कि फुल कवर होइए, अच्छे से ऊनी कपड़े पहनिए, पैरों में अच्छे से गर्म जूते, हाथों में ग्लव्स और सर पे टोपी पहनकर घर से बाहर जरूर निकलिए, क्योंकि मौसम से लड़ना हमारे लिए जरूरी है और इम्यूनिटी हमारी मजबूत रहेगी। अगर हम सैर करेंगे, योग करेंगे, प्राणायाम करेंगे तो हम इस चीज से लड़ भी सकते हैं। अगर हम घर पे ही ज्यादा बैठे रहेंगे मौसम से डरकर तो हमारे लिए नुकसान भी हो सकता है। इसलिए फुल कवर होकर अच्छे से। ठीक है, कुलवंत लौट रहे हैं हम आपके पास वापस, आप बने रहिए हमारे साथ। अजय, अब आपका रुख करते हुए आपकी जहां मौजूदगी है वहां की स्थिति क्या है? हवा की क्वालिटी वहां बहुत ज्यादा खराब तो नहीं नजर आती कि जिसको हम बोले कि एकदम हजार्डियस स्टेट है, लेकिन स्टिल वो जो सेंसिटिव ग्रुप्स होते हैं अगर 150 को क्रॉस करिए हवा की क्वालिटी तो वो उनके लिए बहुत खतरनाक होती है। बिल्कुल, देखिए अगर हम थोड़ा सा पीछे चले जाते हैं तो यहाँ फतेहाबाद का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स रहा था वो बेहद खराब श्रेणी के अंदर रहा था, लगभग 500 के क्रॉस कर चुका था। हालांकि अब देखिए जैसे जैसे वक्त बीत रहा है और एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है अपने जो है सेटिस्फैक्टरी मोड पे आता जा रहा है। अभी भी इसे हम नॉर्मल नहीं मान सकते, क्योंकि अभी जो ऑन एन एवरेज जो रिकॉर्ड किया गया 166 रिकॉर्ड हुआ है फतेहाबाद का एयर क्वालिटी इंडेक्स, जबकि जो मैक्सिमम रिकॉर्ड किया गया है वो लगभग 275 रहा है। यानी कि देर रात को लगभग 275 के आसपास एयर क्वालिटी इंडेक्स रहा था और अब 166 के आसपास बना हुआ है।
तो ये जैसे आप बता ही रहे थे कि जो सेंसिटिव ग्रुप है उसके लिए तो बेहद खराब जो श्रेणी मानी जाती है, लेकिन उन लोगों के लिए भी ये ठीक नहीं है जो सुबह सवेरे जो है सैर को निकलते हैं, क्योंकि इस वक्त जो टेम्परेचर है बेहद डाउन जा रहा है। फतेहाबाद का जो आज का टेम्परेचर 6 डिग्री टेम्परेचर जो है वो दर्ज किया गया है, जो न्यूनतम टेम्परेचर आज 5 बजे के आसपास 6 डिग्री रहा है। तो ये जो सैर करने वाले लोग हैं, जिन्हें सुबह सुबह सैर करने जाते हैं या फिर जो वर्कआउट करते हैं, उनके लिए भी ये स्थिति जो है अभी ठीक नहीं है, क्योंकि जिस प्रकार से स्मोक का एक कॉकटेल बन रहा है और वो जो है लोगों के लिए इनहेल जब वो करते हैं तो उनके लंग्स और रेस्पिरेटरीज जो दोनों अपर रेस्पिरेटरी और लोअर रेस्पिरेटरी दोनों को इफेक्ट करते हैं और वो फिर कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो ऐसे में जो अभी हाल फिलहाल के अंदर जैसे पिछले दिनों की तुलना में देखें तो अभी कुछ एयर क्वालिटी इंडेक्स में सुधार हुआ है, लेकिन अभी और भी गुंजाइश बाकी है। जी ठीक है, अजय लौट रहे आपके पास वापस। कुलवंत, एक बार फिर से आपका रुख करते हुए मौसम विभाग की तरफ से यमुनानगर को लेकर आने वाले वक्त के लिए, आने वाले कुछ दिनों के लिए किस तरह के प्रेडिक्शंस जारी किए गए हैं? जी देखिए, हमारे जो पोल्यूशन विभाग की मैं बात करूं तो पोल्यूशन विभाग के अधिकारियों से भी हाल ही में बात हुई थी, तो उन्होंने भी यही कहा था कि जो प्रशासन है वो लगातार जो है इसको लेकर अपनी प्रयास जारी रखता है। और उसी के चलते अभी फिलहाल जो जिला उपायुक्त थे उन्होंने भी इसके बारे में एक मीटिंग ली थी और जो कर्मचारी हैं उनको दिशा निर्देश दिए गए थे कि अगर कहीं पर भी मिट्टी उड़ती है तो उसके ऊपर पानी का छिड़काव किया जाए, और अगर जिस तरह से जो सड़क के बीच में एक डिवाइडर होता है और उसके बीच में जो पेड़ होते हैं उन पर जो पेड़ लगे होते हैं उनकी ट्रिमिंग की जाए और उन पर पानी का छिड़काव किया जाए, ताकि जो है लोगों को एक अच्छी हवा मिल सके और एक अच्छा वातावरण मिल सके। वहीं पर अगर मैं दूसरी तरफ हॉस्पिटल की बात करूं तो हॉस्पिटल में सीएमओ ने भी बताया था कि जो एक गाइडलाइन जारी की थी कि जो बुजुर्ग लोग हैं या जिनको सांस की बीमारी है, टीबी की बीमारी है, अन्य जो कोई एक सेंसिटिव बीमारी है, उसको लेकर एक हिदायत दी गई थी कि जो लोग हैं इनको ज्यादा से ज्यादा कपड़े पहनने चाहिए। अगर बाहर निकलना है तो वो अपने मुंह पर मास्क डालकर ही निकलें, ताकि उनको जो बाहर पोल्यूशन मिलता है उससे बचा जा सके। अगर मैं बच्चों की बात करूं तो बच्चों को लेकर भी एक हिदायत जारी की गई थी कि बच्चों को घर पर रखें और उनको गर्म कपड़े पहनाकर रखा जाए। और जिस तरह से मैं अभी एक योग टीचर की बात की थी, उन्होंने भी यही कहा था कि जिस तरह जो पोल्यूशन है या फिर ठंड की है उसको लेकर भी उन्होंने एक बताया था कि जो अपने काम से जो इंसान बाहर जाता है उसको इग्नोर नहीं किया जा सकता, लेकिन कहीं ना कहीं है जो अच्छे कपड़े पहनकर और पैक होकर ही बाहर निकले, ताकि ठंड से बचा जा सके और प्रदूषण से भी बचा जा सके। मौसम विभाग की तरफ से आने वाले दिनों के लिए मौसम कैसा रहने वाला है? कुलवंत, जरा इस पर भी दीजिए अपडेट। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से जो अगर मैं पहले आज की बात करूं तो आज मौसम में एक ठंड रहेगी। जिस तरह से जो हवा की बात की जाए तो 4 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से इस वक्त जो विंड की स्पीड चल रही है। और वहीं पर आने वाले 4 से 5 दिनों की मैं बात करूं तो जिस तरह से जो मौसम विभाग की तरफ से बात की गई तो फिलहाल जो मौसम में ठंड रहेगी, क्योंकि दिसंबर का जो महीना वो शुरू हो चुका है और जो 2 महीने होते हैं दिसंबर और जनवरी, इनमें काफी ठंड दिखाई देती है, स्मॉग पड़ती है। और जिस तरह से जो बारिश की बात की जाए तो फिलहाल कहीं भी अगले जो 15 दिन है बारिश का कहीं भी मौसम बिल्कुल दिखाई नहीं देगा। लेकिन इस ठंड की मैं बात करूं तो दूसरी तरफ किसानों के लिए यह ठंड जितनी ज्यादा पड़ेगी उतनी ज्यादा उनकी जो गेहूं की फसल है उनके लिए लाभदायक होगी, क्योंकि जिस तरह से जो स्मॉग पड़ती है, धुंध पड़ती है, कोहरा पड़ता है, जो गेहूं की फसल होती है उसको काफी फायदेमंद माना जाता है। सरसों की फसल पे या फिर गन्ने की फसल पे होती है उस पर काफी फायदा माना जाता है इस चीज को लेकर। तो कुल मिलाकर बात की जाए तो आने वाले समय में किसानों के लिए तो काफी बेहतर रहेगा यार मौसम, लेकिन वहीं पर जो आम आदमी है उसको इस मौसम से बचना। ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास वापस। अजय, एक बार फिर से आपका रुख करते हुए फतेहाबाद के लिए मौसम विभाग की क्या प्रेडिक्शंस है? बिल्कुल, देखिए अगर हम फतेहाबाद की बात करते हैं तो रैना एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की तरफ से एक प्रेस रिलीज जारी करके बताया गया था कि आने वाले 3-4 दिनों के अंदर जो है मौसम ड्राई रहेगा, क्योंकि अभी एक WD जो एक कमजोर WD था वो निकल चुका है और उसके बाद अब जो है मौसम ड्राई रहेगा और टेम्परेचर भी बहुत नीचे जाएगा। वो 4 से 5 दिन के बाद एक बार फिर से जो है टेम्परेचर राइज करना शुरू करेगा और फिलहाल जो है टेम्परेचर
5 से 6 डिग्री के आसपास फतेहाबाद और आसपास के क्षेत्रों के अंदर रहेगा। वहीं ये भी बताया गया है कि जो कॉटन बेल्ट है, खासकर सिरसा से लेकर के फतेहाबाद और हिसार के आसपास, यहाँ कुछ इलाकों के अंदर पाला जमने के भी जो है संकेत नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में जो है आने वाले दिनों के अंदर सर्दी से तो राहत मिलती नजर नहीं आती है, लेकिन सर्दी बढ़ेगी जरूर। और लोगों के लिए भी ये ताकीद की गई है, खासकर किसानों के लिए भी, जो सब्जी उत्पादक किसान है, वो जो है अपनी फसलों को जो है जो नई टेक्निक्स है, चाहे वो पॉलीटेक्निक है या फिर ड्रिप इरिगेशन है, इसका यूज कर सकते हैं। जी ठीक है, मैं लौट रही हूँ आपके पास वापस। एक बार फिर से कुलवंत आपका रुख करते हुए, पराली को लेकर बार बार ठीकरा फोड़ दिया जाता था पराली पर कि पराली जलाने की वजह से प्रदूषण होता है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी कल ये कहा गया कि सिर्फ पराली पर ठीकरा फोड़ देना राजनीति को जन्म देता है, क्योंकि उन्होंने कोविड का हवाला दिया और उन्होंने कहा कि कोविड के टाइम पर भी पराली जलाई गई, पर आसमान फिर भी नीला था, साफ था। तो ऐसे में सिर्फ पराली पर ठीकरा नहीं फोड़ा जा सकता। और ये हमने देखा भी कि इस बार तो इतनी पराली जलाई भी नहीं गई, प्रदूषण की स्थिति फिर भी इतनी खराब है। यमुनानगर में कौन से फैक्टर्स आपने ऐसे देखे जिसकी वजह से वहां की हवा खराब होती है? जी बिल्कुल, देखिए आपने दुरुस्त कहा। जिस तरह सुप्रीम कोर्ट के आदेश आए और उन्होंने कहा कि पराली जो है जलाना कोई एक पहले भी कोविड के समय में पराली जलाई गई थी, लेकिन जो आसमान था वो बिल्कुल साफ था। अगर मैं इस वर्ष की बात करूं, यानी 2025 की बात करूं, जो फिलहाल 1 महीने पहले ही यहाँ से समय गुजरा है पराली जलाने का, उसको लेकर मैं बात करूं तो जैसे इस जो वर्ष में आए सिर्फ 2 केस सामने आए थे और उनमें सिर्फ 1 किसान के ऊपर FIR दर्ज हुई है। लेकिन मैं अगर पिछले कुछ सालों के आंकड़े की बात करूं तो पिछले कई सालों के आंकड़े में 15 से 20 जो FIR दर्ज होती थी किसानों पर, लेकिन इस बार जो है सिर्फ 2 मामले सामने आए थे, 1 FIR दर्ज हुई थी। वहीं पर अगर मैं पोल्यूशन की बात करूं तो इसी हिसाब से तो कहीं पर भी जो है पराली की वजह से पोल्यूशन दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन कहीं ना कहीं जो है चाहे वो फैक्ट्रीज हो, हमारे यहाँ पर जिस तरह यमुनानगर में सबसे ज्यादा प्लाईवुड फैक्ट्री है, उसमें जब प्लाई बनाई जाती है तो उसमें जो सूखा जो बालन होता है उसको डाल दिया जाता है और जिसकी वजह से जो है काला धुआं निकलता है। कहीं ना कहीं जो है एक काला धुआं की निकलने की वजह से, पोल्यूशन की वजह से सबसे बड़ी कहानी यह भी माना जाता है। और दूसरी तरफ यमुनानगर के अंदर जो भट्टे, ईंट के भट्टे होते हैं, वो भी काफी मात्रा में है, जिनके अंदर काफी जो मात्रा में है सूखा बालन या जिसको घुसे डाले जाते हैं वो माना जाता है, जिसके लेकर उसको भी एक पोल्यूशन माना जाता है। लेकिन जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिए हैं वो कहीं ना कहीं जो है बिल्कुल सामने आ रहे हैं। इसी वजह से बार बार हम ये कहते हैं कि गंभीरता से इस विषय को लेने की जरूरत है, न सिर्फ स्टेट लेवल पर नेशनल लेवल पर भी, क्योंकि ये पूरे नदर्न इंडिया के हालात है, ये केवल हरियाणा और दिल्ली के हालात नहीं। आपको बहुत शुक्रिया।